हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स लेक्चर। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्पर्शन, कुछ फिनोमेना देखा था, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन के बारे में। उसके बाद डिस्पर्शन, स्पेक्ट्रम एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, सो जो प्रीवियस वीडियो था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे चैप्टर के हिसाब से। ओके, आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है ये देखेंगे। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, हमने रिफ्रैक्शन फिनोमेना हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। व्हेनेवर लाइट्स मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विद अ डिविएटेड पाथ इज नोन एज रिफ्रैक्शन। ये चीजें क्लियर है? ओके, अब इसी रिफ्रैक्शन को हम पढ़ने वाले हैं इन एनवायरनमेंट, बिकॉज हमें पता है कि अभी तक जो हम एग्जांपल कर रहे थे दैट वाज बाय यूजिंग प्रिज्म। ठीक है, हम एक लैब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पर अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के बारे में। चीजें क्लियर है? ओके, तो रिफ्रैक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है कि एनवायरनमेंट हमारा किस तरीके से होता है। चीजें क्लियर है? अगर ये हमारा एक सरफेस है, ठीक है, अब हम बात करें हॉट समर सीजन, हॉट समर सीजन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, हॉट समर सीजन में क्या होगा, अब हम बताएं कि जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा हीटअप हो जाती है। जैसे ही हीटअप होगी तो क्या होगा, यहाँ की जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होगी। किसमें ट्रांसफर होगी? जो एयर प्रेजेंट नियर द सरफेस, ये जो पर्टिकुलर एयर प्रेजेंट है हमारे सरफेस के पास, यहाँ पे क्या होगा, हॉट समर में जैसे ये इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ये सरफेस है, दिस इज हॉट सरफेस, इसके इसमें क्या हो जाएगा, ये जो नियर एयर पार्टिकल्स है ये भी कैसा हो जाएगा, दिस विल बी हॉट और इन अपवर्ड डायरेक्शन इट विल बी कोल्ड इन नेचर। चीजें क्लियर है? तो इसी तरीके से हमारा एटमॉस्फेयर बिहेव करता है। दिस इज व्हाट द एटमॉस्फेयर बिहेव लाइक। ओके, अब क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे हॉट एनवायरनमेंट है, यहाँ पे कोल्ड एनवायरनमेंट है। मतलब जैसे जैसे हम पर्टिकुलर सरफेस से दूर होते हुए जाएंगे, जैसे टॉप इन द अबाउट डायरेक्शन, आपका जो एयर है वो कैसा होगा, कोल्ड होते जाएगा। ठीक है, मतलब टेम्परेचर कम होते जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जो हॉट एयर होती है, इसे हम रेयर मीडियम के जैसे जानते हैं। चीजें क्लियर है? और कोल्ड मीडियम को हम डेंसर मीडियम कहते हैं। ये चीजें क्लियर है? ओके, अब हर एक सभी सरफेस के एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंपैरिजन करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हॉट एयर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोल्ड एयर। ये क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हॉट एयर इज ऑलवेज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे लिख देते हैं, refractive index of hot air is always less than the refractive index of cold air। ये चीजें हमने लाइट में पढ़ा, लाइट चैप्टर में इसकी स्टडी होती है। ओके, ठीक है, अब हम पढ़ने वाले एटमॉस्फेयर। इसका और एक कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हम बॉनफायर इन विंटर, होली एज अ फेस्टिवल। यहाँ पे आप देखते हैं जब भी हम कुछ वुड बर्न करते हैं, जब भी वुड बर्न करते हैं तो यहाँ से कुछ फ्लेम एमिट होती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ फ्लेम्स एमिट होती है, दे आर हॉट इन नेचर। ये हॉट गैस कह सकते हैं, एक हॉट गैस एमिट होती है। अब यहाँ पे आपको कैसे मिल रहा है, फ्लिकरिंग नेचर का एयर मिलता है, फ्लिकरिंग या फिर विवरिंग नेचर का एयर मिलता है। ये जो नेचर होता है इस पर्टिकुलर एयर का, ये कैसा विवरिंग होता है। विवरिंग, विवरिंग का मतलब क्या होता है, दे फॉर्म अ टाइप ऑफ वेव, दे आर नॉट कांस्टेंट, दे आर नॉट स्ट्रेट। ओके, दे आर नॉट कांस्टेंट, दे आर वेवरिंग, दे फॉर्म अ टाइप ऑफ वेव। मतलब यहाँ पे चेंज इन nature, change in nature of particular environment near that hot surface। ये आपको ऑब्जर्व करने ऑब्जर्व होगा, फिजिकली है। अब बैक वापस आते हैं हम अपने एग्जांपल पे। इस एग्जांपल में क्या पढ़ा था कि जो नियर सरफेस है टू द ग्राउंड या फिर नियर एयर जो प्रेजेंट है दैट इज हॉट एंड अबाउट दैट इट विल बी कोल्ड। अब क्या ये हमेशा ऐसा प्रेजेंट रहेगा? नहीं। चीजें क्लियर है? ये हमेशा ऐसा प्रेजेंट नहीं रहेगा। द एनवायरमेंटल कंडीशन ऑलवेज चेंजेस। सो if environmental condition changes, refractive index of that particular medium will also change। हाँ है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से, ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, you will observe that change in position of object, you will observe change in position of object। Okay, due to change in refractive index, you will observe that the object position is changing with respect to time। ये क्यों हो रहा है? Because refractive index change हो रहा है।
What is the reason behind that? Refractive index change हो रहा है environment का, because environmental condition cannot be constant all the time. Okay, it always changes with respect to time. ये चीजें क्लियर है यहाँ तक? Okay. अब हम ये हो गई हमारी कंसेप्चुअल क्लियर पार्ट. अब हम आते हैं इसको अगर हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन में समझने की कोशिश करते हैं तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में किस तरीके से वर्क करेगा. तो एटमॉस्फेरिक में सबसे पहले हम देखेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार. What is the reason behind twinkling of star? What is the physics behind twinkling of star? ये देखते हैं. चीजें क्लियर है? ओके. कंसीडर करते हैं एक स्टार यहाँ पे. ये हमारा स्टार है. चीजें क्लियर है? यहाँ पे एक पर्सन उसे ऑब्जर्व कर रहा है. यहाँ पे एक पर्सन है जो स्टार को ऑब्जर्व कर रहा है. अब हमें पता है कि ये जो सेलेस्टियल बॉडी है, दैट स्टार, इट एमिट्स लाइट. ओके. एंड वी कंसीडर स्टार एज एन पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. पॉइंट सोर्स मतलब एक पॉइंट से जहां से आपको लाइट आ रही है, टर्म्ड एज पॉइंट सोर्स. अब जैसे ही लाइट इस सेलेस्टियल बॉडी यूनिवर्स से हमारी एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है? इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद गैसेस. अगर हम बात करें ये हमारा एटमॉस्फेयर, ये हमारी अर्थ है. चीजें क्लियर है? तो ये अर्थ कैसा है? कंप्लीटली फिल्ड है विद गैसेस. अब इस केस में क्या होगा? दिस यूनिवर्स बिहेव्स एज अ रेयर मीडियम एंड आवर अर्थ विल बिहेव एज अ डेंसर मीडियम. क्यों डेंसर मीडियम जैसे बिहेव करेगा? बिकॉज हमें पता है कि जो हमारे अर्थ में एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स है, सो इट इज मोर डेंसर एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स आउटसाइड द आवर अर्थ. ओके, ठीक है. यहां से ये लाइट एमिट हो गई. ठीक है, ये लाइट एमिट हो गई. अब इंटरफेस, तो ये नॉर्मल. नॉर्मल क्या होता है? व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. टुवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड हो जाएगी कुछ इस तरीके से. ठीक है, यहां पे एक पर्सन ऑब्जर्व करेगा. अब हमें और एक कंसेप्ट हमने लेंस लाइट चैप्टर में पढ़ा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो वहीं पे विजिबल होता है जहां से लाइट आती है, दैट इज इनकमिंग लाइट. ओके, फ्रॉम वेयर द लाइट कम्स. ठीक है, ये रेड मीडियम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ये रेड मीडियम है. ठीक है, अब हमें ऑब्जेक्ट देखने के लिए हम क्या करेंगे? इस पर्टिकुलर लाइट, जो लाइट आ रही है, इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं. इस पोजीशन पे लाइट आ गई है ना. तो यहाँ पे क्या होगा? तो जो स्टार है वो आपको यहाँ पे नजर आएगा. This will be the position of star which you will be seeing. Okay, but is this actual one? No, this is virtual. So it is termed as virtual position. It is termed as virtual position, and this is termed as actual position. Actual position of star. ये चीजें क्लियर है? ये हो गई एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार. दिस इज वर्चुअल पोजीशन. यही हमने पढ़ा था कि whenever refractive index changes, change in position of the object you will observe. तो देखो, change in position of the object. ठीक है, अब हमें ये पता है कि refractive index will always change of our environment because our environment is not constant. तो यहाँ पे environment जितनी बार change होगा और day to day environment change होता है, environment change होगा तो क्या होगा? The refractive index of this medium, that is vacuum and our environment, ये जो particular medium है to medium, इसका refractive index भी dynamically change होता रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा तो आपको चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा मिलेगा. इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि आज जहां पे आपने स्टार देखा है और द सेम लोकेशन यू विल नॉट सी द स्टार टुमारो और डे आफ्टर टुमारो एंड सो ऑन. चीजें क्लियर है? तो ये हमें क्लियर हो गया. व्हेनेवर द एनवायरनमेंट चेंजेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of that medium will also change. As the refractive index changes, that you will see the change in position of the object. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, देखो ये पर्टिकुलर स्टार है, यहाँ से लाइट एमिट की, बट ड्यू टू एनवायरनमेंट इट गोज थ्रू रिफ्रैक्शन फिनोमेनन. रिफ्रैक्शन फिनोमेनन के बाद पर्टिकुलर जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसी ऑब्जर्व लाइट को हम एक्सटेंड करते हैं बियॉन्ड एनवायरनमेंट, तो यू विल सी द पोजीशन ऑफ स्टार व्हिच इज वर्चुअल, व्हिच इज नॉट द एक्चुअल पोजीशन. चीजें क्लियर है? ये हो गई चेंज इन पोजीशन of an object due to change in refractive index. Okay, अब now we will be seeing twinkling of star किस तरीके से वर्क होता है. What does twinkling of star means? अब twinkling of star को समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं. चीजें क्लियर है? तो प्रैक्टिकल एग्जांपल कैसा है? एक टॉर्च है which is in on position. अब ये टॉर्च है, ठीक है, हमने टॉर्च कुछ इस तरीके से होल्ड किए और हमने पाम विद एक्सटेंडेड फिंगर्स हम इसके आगे ऐसे कुछ तरह मूव कर रहे हैं. ठीक है, ऐसे मूव करने पे क्या होगा? अब अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखो तो इट विल बी इन ऑन स्टेट. जैसे ये मेरे फिंगर लिटिल फिंगर आ जाएगा तो इट विल, अब आपको दिख रहा है लाइट नहीं, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ऑफ कंडीशन. जैसे ये पास होगा फिर से ऑन,
ऑफ ऑन ऑफ ऑन एंड सो ऑन, ठीक है। तो वैसे ही सेम पार्ट यहाँ पे स्टार के साथ होता है। Whenever स्टार एमिट, स्टार कैसा है, कांस्टेंट लाइट एमिट करता है, यहाँ पे स्टार ट्विंकलिंग ऑफ ऐसे पैचेस में लाइट एमिट नहीं करता, इट एमिट्स लाइट इन अ कांस्टेंट फॉर्म, बट ड्यू टू एनवायरनमेंट मोशन ऑफ एनवायरनमेंट, जिस पर्टिकुलर यहाँ पे एक मोशन हो रहा है, ठीक है, एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट मूव हो रहा है, एनवायरनमेंट मूव होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है ये भी कॉन्स्टेंटली मूव करेंगे, ठीक है। तो देयर माइट बी सम कंडीशन इन विच पार्टिकल कम्स बिटवीन द लाइट, ऐसे कंडीशन हो सकती है जहां पे पार्टिकल्स लाइट के बीच में आ गया, तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, कट ऑफ, लाइट का कट ऑफ हो जाएगा, तो आपको दिखेगा यार कहीं लाइट आ ही नहीं रही है। एज सून एज दिस पार्टिकल मूव, फिर से लाइट एंटर कर जाएगी, तो यू विल सी दैट ऑन एंड ऑफ स्टार, लाइट of light coming from the star, and this phenomenon is known as twinkling of star. But in actual, star does not twinkle, star emit a constant light. What does star do? Star emit a constant light, but due to our environment we see that the stars are twinkling. ये चीजें क्लियर है, ओके। अब एक क्वेश्चन राइज होता है, सर अगर स्टार ट्विंकल कर रहे हैं तो व्हाई नॉट सन, सन ट्विंकल क्यों नहीं करता, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, सन ट्विंकल क्यों नहीं करता, बहुत इजी चीजें समझने के लिए, सन ट्विंकल क्यों नहीं करता। अब जो फिर हम बैक फिर से आते हैं एग्जांपल पे, प्रैक्टिकल एग्जाम, पॉइंट सोर्स टॉर्च, ठीक है, दिस वाज फर्स्ट कंडीशन जहां पे आप ट्विंकलिंग ऑफ स्टार या फिर ट्विंकलिंग ऑफ टॉर्च देख रहे थे। अब मैं क्या करूं, टॉर्च को ना कंसीडर करते हुए एक ट्यूबलाइट कंसीडर करते हैं, ठीक है, अ यूज्ड ट्यूबलाइट। अब मैं क्या करूं, सेम पैटर्न, सेम जो फिनोमेनन मूव हो रहा था, अब मैं हमारे पाम को मूव कर रहा हूं, या फिर हम फिंगर्स को रोल करो इस टाइप में, देखो अभी मैंने 4 फिंगर्स रोल कर दिए, ठीक है, द इन विच पार्ट द फिंगर्स आर कवरिंग, उतना पार्ट आपको ऑफ दिखेगा, बट द रिमेनिंग पार्ट विल बी ऑन, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, आप अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपके पास तो लाइट अभी भी आ रही है फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट, हाँ है ना, फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट यू आर ऑब्जर्विंग लाइट, चीजें क्लियर है, ओके। तो यू विल गेट द कांस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट व्हाइल द एनवायरनमेंट इज मूविंग अराउंड अ बिगर ऑब्जेक्ट एज कंपेयर्ड टू स्टार। स्टार कैसा था, एक पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट था, but when you are considering a bigger source light object, that is a sun, whenever environment passes through it, still you will get the constant light from the remaining part from where the environment has not passed, या फिर it has completely passed, completely, ठीक है, multiple points से आपको light observe होगा, तो you will see the constant image, because image कब बनती है, image तभी बनती है जब light रिसीव होता है, हमारी रेटिना जब लाइट रिसीव करे तभी इमेज बनती है, हमने स्टार्टिंग में देखा था इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में, ओके, जब ह्यूमन आई की स्टडी हम कर रहे थे। तो इसलिए सन ट्विंकल नहीं करता, एक्चुअली सन ट्विंकल नहीं करता, चीजें क्लियर है, समझ में आएगा सन ट्विंकल क्यों नहीं करता, बिकॉज ये कांस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट है, दिस इज कांस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट, कांस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट, so this is the one reason, even star is also constant source but it is a point object, point source कह सकते हैं हम, point source, ठीक है, and this is a big one, a bigger source of light, चीजें क्लियर है, that's why it does not twinkle, ये चीजें क्लियर है यहां तक, हाँ है ना। So star entering the eye flicker, the star sometimes appears brighter and at some other time fainter, which is the effect which is known as twinkling of star, okay। Why don't the planet twinkles? अब now next question arise, sun की बात हो गई, star हो गई, सब planets, what is the reason that planet does not twinkle? अब हम planet के एक celestial body planet भी तो planets के बारे में बात करते हैं, okay। The planets are much closer to the Earth and are thus seen as extended source. If we consider a planet as a collection of large number of point-sized source of light, the total variation in the amount of light entering our eye from all the individual point-sized source will average out to 0, therefore nullifying the twinkling effect. अब now what is the reason that planet, ठीक है, okay, sorry, जब हम प्लैनेट के बारे में बात करते हैं तो प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करता, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लैनेट इज क्लोजर एज कंपेयर्ड टू स्टार, स्टार आर वेरी फार, ठीक है, इट इज द आउटर पार्ट ऑफ द गैलेक्सी, प्लैनेट बहुत हमारे करीब है, ठीक है। व्हेन वी कंसीडर प्लैनेट एक ह्यूज ऑब्जेक्ट होने की वजह से सेम विद द सन, जो हमने सन फिनोमिनन पढ़े थे, सन में सेम जो पैटर्न है या फिर सेम कंसेप्ट प्लैनेट पे भी अप्लाई होता है कि दैट प्लैनेट डज नॉट ट्विंकल बिकॉज इट एमिट्स अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट,
continuously, ठीक है, due to which we cannot see planet as twinkling. ओके, ये चीजें हमें क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एडवांस सनराइज एंड सनसेट. दिस इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ रिफ्रैक्शन. अब एडवांस सनसेट और एडवांस डिलेड एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट का कंसेप्ट क्या है ये जानते हैं, ठीक है. नाउ वी आर स्टडीइंग एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ठीक है. इसके लिए अब हम सबसे पहले आते हैं, ये हमारी अर्थ, ये हो गई हमारी अर्थ, चीजें क्लियर है. दिस इज सब कर्व पार्ट ऑफ अर्थ. यहां पे हम सनराइज कंडीशन के बारे में स्टडी करेंगे. सनराइज इन दिस सनसेट, ठीक है. ये हो गई सनराइज और यहाँ पे सनसेट कंडीशन. चीजें क्लियर है? ओके. अब हम बात करें सनराइज कंडीशन की. ये हो गई सनराइज कंडीशन. अब आप यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग टाइम में सुबह सुबह आप उठ गए फॉर एक्सरसाइज टू स्टे हेल्दी, ठीक है. यहाँ से लाइट एंटर करेगी. ओके, ये एंटर कर गई, लाइट आ गई भाई सन से, ठीक है. अर्ली मॉर्निंग के बारे में बात हो रही है. यू आर रेडी फॉर योर मॉर्निंग वॉक और फॉर योर एक्सरसाइज, ठीक है. अब ये जैसी लाइट एंटर करेगी इट विल स्ट्राइक एन इंटरफेस. और हमारा एनवायरनमेंट कैसा है? यूनिवर्स इज अ रेयर मीडियम एंड अर्थ एनवायरनमेंट विल बी कंसीडर्ड एज डेंसर मीडियम. फिर से रिफ्रैक्शन रूल, दैट इज व्हेनेवर लाइट एंटर्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. ओके, सो लाइट शुड बेंड लाइक दिस. ये हो गया लाइट बेंडिंग फिनोमेना, दैट इज रिफ्रैक्शन फिनोमेना, आपको यहाँ पे देखने मिला. ओके, अब हमें ऑब्जेक्ट को देखना है. ऑब्जेक्ट हम कहाँ देखेगा? जहाँ पे एक्सटेंडेड लाइट का हम पैटर्न बनाएंगे. इसे हम एक्सटेंड कर देते हैं. ओके, ये यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, तो आपको सन की पोजीशन कहाँ दिखेगी? इज दिस रियल पोजीशन या फिर एक्चुअल पोजीशन? नो, दिस इज योर वर्चुअल पोजीशन एंड दिस इज योर एक्चुअल पोजीशन. सो एडवांस सनराइज, सनराइज अभी भी होने का है. सन इज स्टिल बिलो द हॉरिजन. Sun is still below the horizon. It is not visible, but you can see the sun. Why? Because light entering from the sun to our environment is at inclined position, when we extend the light in a universe part, you will see the position of sun in somewhat or about the actual position. So this condition is known as advanced sunrise. देखो पहले ही सनराइज हो गया, जबकि सनराइज एक्चुअल में हुआ है क्या? नहीं, फिर भी हमको सन दिखाई दे रहा है. So this is advanced sunrise. ओके, चीजें क्लियर है. अब हम डिलेड सनसेट के बारे का कंसेप्ट पढ़ते हैं. फिर से सेम लॉजिक, यहाँ पे सन है, अभी कंप्लीटली सनसेट हो चुका है, ठीक है. सनसेट कंप्लीटली हो चुका है, ये हॉरिजॉन से भी नीचे चले गए. हॉरिजॉन मींस पर्टिकुलर पार्ट जहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हॉरिजॉन से भी नीचे गए. पर क्या करेगा? ये तो कांस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट है, इसका काम लाइट एमिट कर रहा है, तो ये ओके, ये लाइट एमिट करेगा. चलो, लाइट एमिट कर दिया. फिर से कंडीशन, रेयर मीडियम डेंसर मीडियम. रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ लाइट जब आती है इट ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ओके, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये बेंड हो गई है, ठीक है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट एंड दिस इज द डायरेक्शन ओवर हियर. इज इट क्लियर? तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. अब हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे? तो वी विल एक्सटेंड दिस लाइट सो दैट अ सन इज विजिबल आफ्टर सनसेट ऑल्सो. सनसेट हो चुका है कंप्लीटली, इट इज बिलो हॉरिजॉन, स्टिल यू विल सी द सन इन द एनवायरनमेंट, इन द स्काई. इसका मतलब क्या हुआ? सनराइज होने से पहले भी आपको सन विजिबल था, सनसेट होने के बाद भी आपको सन विजिबल है. सो दिस कंडीशन, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपको रिफ्रैक्शन फिनोमेना देखने मिल रहा है, और दिस रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू एटमॉस्फेयर. हाँ ना, एटमॉस्फेयर की वजह से आपको रिफ्रैक्शन देखने मिल रहा है. So this is the part of atmospheric refraction. First, it was of twinkling of star, and second, we have studied that advanced sunrise and delayed sunset. Okay, as we know that environment is not a constant; it will change from time to time. So refractive index of the environment with respect to vacuum will also change. Refractive index is always a comparison quantity between two medium. Environment refractive index of an atmosphere with respect to vacuum will always change. Okay, because our environment is not a constant part.
So the position of the object, position of the object will also change. This is the reason why sunrise in the morning, sunrise is not at a particular same time daily. ऐसा नहीं है कि 6 बजे के अर्ली मॉर्निंग एट 6 AM only sun will rise. No, sometime it rises at 6, 6:50. Before 6 that is 5:50. In summer it rises as soon because light बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आती है. In winter वो नहीं होता है. चीज़ें क्लियर है? तो इसलिए जो सनराइज का टाइमिंग है वो कभी कांस्टेंट नहीं होता. रीजन क्या है? बिकॉज एनवायरमेंट चेंज हो रहा है. एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगी. ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा कभी कम कभी ज्यादा आपको मिलेगी. ये एक चीज है. साथ में आपको ग्लोब रिवॉल्व कर रहा है. हम एक कर्वेचर पार्ट में रहते हैं. हमारा जो ग्लोब है इट इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, या फिर हम स्फीयर ही कह सकते हैं. ठीक है, तो एक कर्व पार्ट है. तो अगर ये पर्टिकुलर लाइट रे यहाँ पे इंक्लाइंड होती है, अगर मैं एक एग्जांपल कहता हूँ कि यहाँ पे इंक्लाइंड हो गई, एक पोजीशन है जहाँ पे लाइट यहीं पे इंक्लाइंड हो गई, अगर यहाँ से बेंड हो गई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी कंप्लीटली डिफरेंट एज कंपेयर टू दिस, है ना. कर्व पार्ट होने की वजह से एंगल भी चेंज हो जाएगा. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर चेंज होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा. यू हैव सीन स्नेल्स लॉ, sin i upon sin r equals to constant. So angle I, if angle I changes, angle r will also change. So this is the reason why sunrise and sunset don't have a constant time in day-to-day life. Okay? यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है. Okay, अब हम रिमेनिंग वी विल सी इन नेक्स्ट पार्ट.